नमस्कार, मैं नीलू जुड़िया मेरे YouTube चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं बीकॉम फाइनल ईयर के सब्जेक्ट ऑडिटिंग के लिए, और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा लास्ट चैप्टर के साथ। कंटिन्यूशन जो है वह है अंकेक्षण योजना एवं कार्यप्रणाली की। हम बात जो कर रहे थे चैप्टर 2 का डिस्कशन जो हम कर रहे थे उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। अंकेक्षण योजना एवं कार्यप्रणाली यानी कि प्लानिंग एंड प्रोसीजर ऑफ ऑडिटिंग की हम बात कर रहे थे। तो इसके पिछले भाग में हमने अंकेक्षण कार्य शुरू करने से पूर्व प्राप्त की जाने वाली सूचनाएं, इसका डिस्कशन किया था कि जब हम किसी संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी की जब ऑडिट स्टार्ट करते हैं तो हमको सबसे पहले क्या बातें ध्यान में रखनी होती है। उन सभी बातों की हमने चर्चा की थी कि क्या हमारा कार्यक्षेत्र होता है, किस विषय में हमको जानकारी प्राप्त करनी होती है, क्या अदर इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, फिर किस तरह से हमारा है जो ऑडिट प्रोग्राम है वो तैयार किया जाता है, क्या उसके उद्देश्य होते हैं, किस तरह से बनाया जाता है। इन सभी बातों की हमने क्या की थी, पूरी चर्चा की थी। तो आज जो हमारा डिस्कशन है वह हम स्टार्ट करेंगे लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम से हम हमारी बात को शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इसका पहले वाला भाग नहीं देखा है तो आप अपनी स्क्रीन पर आई बटन को प्रेस करें और पहले उस भाग को देखें और फिर इसे कंटिन्यू करें, तो आपको पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इन वीडियो को पसंद करते हैं तो इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी ख़राब सिचुएशन चल रही है, तो आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखें, घर पर बैठकर आराम से पढ़ाई करें और इन्जॉय करें। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम की बात कर रहे हैं कि एक लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम क्या होता है। फ्रेंड्स, इसका जो पिछला भाग था उसमें हमने अंकेक्षण कार्यक्रम की पूरी चर्चा की थी कि किस तरह से एक अंकेक्षण कार्य को करने के लिए एक जो योजनाबद्ध तरीका जो अपनाया जाता है वही अंकेक्षण कार्यक्रम होता है कि किस तरह से कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा, उसकी जो पूरी डिटेल होती है वही एक तरह से अपना क्या होता है, अंकेक्षण कार्यक्रम होता है। तो अब एक लोचपूर्ण बात करें। लोचपूर्ण यानी कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है जैसे आपने प्रोग्राम बनाया, ऑडिट प्रोग्राम बनाया, और ऑडिट प्रोग्राम बनाने के दौरान, काम करने के दौरान कोई ऐसा पॉइंट आ गया ना जहाँ पे मान लो आपने उसको टेस्ट चेक में डाला था, लेकिन ऐसा आपको लग रहा है कि इसमें कोई मिस्टेक है, कोई अशुद्धि है, तो आपको उस पर डिटेल चेक जाना है, उस पर डिटेल चेकिंग करनी पड़ेगी। तो आपको ऑडिट प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो उसमें लोचशीलता होनी चाहिए कि जब कभी ज़रूरत हो, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, ऐसी कोई परिस्थिति की जब आ जाए, तो हम हमारे ऑडिट कार्यक्रम में क्या कर सके, परिवर्तन कर सकें। तो इसीलिए बोल रहे कि लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए कि उसे समय और परिस्थिति के अनुसार क्या किया जा सके, परिवर्तित या उसमें कोई बदलाव किया जा सके। तो क्या होता है, देखो, एक अंकेक्षण कार्यक्रम के उपयोगी होने के लिए उसका लोचदार होना आवश्यक है। यानी कि आपका जो ऑडिट प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल और इफेक्टिव तभी होगा जब उसमें लोचपूर्णता बनी रहेगी कि उसे समय और परिस्थिति के अनुसार क्या किया जा सके, अगर बदला जा सकता है तो वह आपका क्या होता है, ज़्यादा उपयोगी होता है, कि उसके उपयोगी होने के चांस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसे परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप अंकेक्षण के दौरान डाला जा सके। यानी कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब हमें हमारे ऑडिट प्रोग्राम में क्या करना पड़ जाए, चेंज करना पड़ जाए, तो हम क्या कर सके, उसमें परिवर्तन कर सके, ऐसी ये बात बता रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था अंकेक्षण योजना और कार्य प्रणाली की हम पूरी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने जो अंकेक्षण कार्यक्रम पढ़ा था, ठीक है ना, जो अंकेक्षण कार्यक्रम पढ़ा था, उस अंकेक्षण कार्यक्रम को लोचपूर्ण होना बता रहे हैं कि अगर आपके सामने ऐसे कोई सिचुएशन आती है कि आपने जो अंकेक्षण कार्यक्रम बनाया था, आपने जो ऑडिट प्रोग्राम बनाया था, उसमें माना कि आपने किसी मद को, किसी ट्रांजेक्शन को आपने टेस्ट चेक के लिए रखा था, लेकिन आपको लग रहा है कि इसमें तो कोई मिस्टेक है, इसमें फ्रॉड होने के हमको चांस लग रहे हैं। तो इस पर क्या करना पड़ेगा, हमारे को डिटेल चेकिंग करनी पड़ेगी, डिटेल डिस्कशन करना पड़ेगा। तो आपको अपने प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोग्राम में चेंज करना, यही क्या बोल रहे, लोचपूर्ण होना चाहिए, ताकि आवश्यकता परिस्थिति के अनुसार उसमें क्या किया जा सके, अंकेक्षण प्रोग्राम में परिवर्तन किया जा सके, उसे नई परिस्थिति के अनुसार क्या किया जा सके, डाला जा सके, इसकी ये बात हो रही। तो ये है हमारा लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम जिसकी हमने बात की। अब ये सब जब हमारा कुछ बन जाता है, हमने हमारे अंकेक्षण प्रोग्राम बना लिया, अंकेक्षण कार्यक्रम हमने तय कर लिया, तो ये सब जैसे ही हमारा अंकेक्षण कार्यक्रम जो है वो तय हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम हमारे अंकेक्षण कार्य का प्रारंभ करेंगे। यानी कि हम हमारा जो ऑडिट वर्क है उसको क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे कि हाँ, अब हमें हमारा क्या करना है, ऑडिट वर्क स्टार्ट कर देना है। तो जब हम हमारा ऑडिट वर्क स्टार्ट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, किस
स्टेप को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जहाँ भी ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं या फिर जहाँ भी हमारा अपॉइंटमेंट हुआ है उनको हम निर्देश देंगे, ठीक है ना। जब हम हमारा अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करेंगे, यानी कि जब हम हमारी ऑडिट स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम उनको निर्देशित करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि हम आपके यहाँ ऑडिट करने आ रहे हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि आप अपनी जो वाउचिंग फाइल्स है उनको प्रॉपर्ली मेंटेन कर लीजिए। आपकी जो प्रारंभिक लेखों की पुस्तकें हैं, प्रारंभिक लेखों की पुस्तकें क्या होती है फ्रेंड्स, आपकी परचेज बुक होती है, सेल्स बुक होती है, परचेज रिटर्न बुक होती है, सेल्स रिटर्न बुक होती है, कैश होती है, मेन जनरल होती है, बैंक बुक होती है। ये सभी जो आपकी प्रारंभिक लेखे की जो पुस्तकें हैं, जो बहियाँ हैं, उनको क्या कीजिए, तैयार कर लीजिए। फिर आप आपकी खाता बही यानी कि आपके लेजर अकाउंट्स को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपका ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट जो बनाए हैं उनको तैयार कर लीजिए। फिर है कि आप अपने डेटर्स और क्रेडिटर की लिस्ट है वो भी बना लीजिए अलग से। आपके कोई इन्वेस्टमेंट है तो उनकी पूरी डिटेल तैयार कर लीजिए। क्या आपने उनको कितने में खरीदा, यानी कि उनकी परचेज प्राइस क्या थी, उनकी मार्केट वैल्यू अभी क्या है, आपने उसको किस बेसिस पे वैल्यू किया है। अगर उनसे कोई इनकम जनरेट होती है, अगर उस पर आपको कोई इनकम जनरेट होती है तो आप उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, इसकी भी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आता है आपका अंतिम स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की यहाँ पे बात करें कि आपने अपने अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किस आधार पर किया है, किस बेसिस पे किया है, कौन सा वैल्यूएशन आपने जो मेथड है वो फॉलो किया है अपने क्लोजिंग स्टॉक के लिए। फिर उसके बाद समायोजन की सूची की आपने एट द ईयर एंडिंग जो एडजस्टमेंट किए हैं उनका आप हमें डिटेल डिस्कशन दीजिए कि आपने आपके ईयर एंड में क्या समायोजन बनाए हैं, उनकी पूरी लिस्ट हमको लेनी पड़ेगी। फिर आपके स्थायी पूंजीगत व्यय, यानी कि अगर आपने इस वर्ष के दौरान कोई आपने कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया है, यानी आपने आपके बिजनेस के लिए कोई नई बिल्डिंग परचेज की है, कोई नई मशीनरी परचेज की है, कोई नया व्हीकल परचेज किया है, तो आपको उसकी पूरी डिटेल लेनी पड़ेगी कि कितने में परचेज किया है, आप उस पर कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड लगाओगे, कितने ईयर तक वो चलेगी, क्या उसकी वैल्यू है, क्या उसका SLM मेथड लगा रहे हो, WDV लगा रहे हो, या जो भी है आपको पूरी जिस मेथड से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे जा रहे हैं उसकी क्या करनी पड़ेगी, पूरी डिटेल लेनी पड़ेगी। क्या उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है या फिर उस पर सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है, कब खरीदी, इस ईयर में उस पर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन मिलेगा, हाफ ईयर का मिलेगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रहेगी, आपको पूरा डिस्कशन क्या करना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग करना पड़ेगा। फिर उसके बाद बात आती है आपकी कंटिजेंट लायबिलिटी, संदिग्ध दायित्व की बात कर रहे हैं कि अगर कंपनी या संस्था के पास अपने कुछ संदिग्ध दायित्व हैं तो किस बेसिस पे उन्होंने उनको नोट किया है, किस मेथड पे उनको वैल्यू किया है और किस तरह से वो संदिग्ध दायित्व की श्रेणी में आए हैं, इन सब की बात क्या करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद की जो भी मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट जो भी प्रबंधक है उनका क्या नाम है, उनका एड्रेस क्या है, इन सब की अपने को क्या करनी पड़ेगी, लिस्ट लेनी पड़ेगी कि हम जिस संस्था जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं वहाँ पे जितने भी प्रबंधक हैं उन सब का नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनकी हमारे को क्या करनी पड़ेगी, लिस्ट लेनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें हमारे को हमारा ऑडिट प्रोग्राम जब शुरू करेंगे, जब ये सारी चीज़ें तैयार होगी, हम पहले क्या करते हैं, हमारे नियोक्ता को निर्देश देते हैं क्या ये सब चीज़ें तैयार है, क्या वो बोल देते हैं कि यस तैयार है, तो हम क्या करते हैं, ऑडिट करने के लिए चले जाते हैं। तो हमको उनको बोलना है कि आप हमारी वाउचर वाइज पूरी अच्छे से तैयार कीजिए, आपकी प्रारंभिक लेखक की पुस्तकों को अच्छे से तैयार कीजिए, आपकी लेजर बुक, ट्रायल बैलेंस, डेटर क्रेडिटर की लिस्ट, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, आपका क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टमेंट की लिस्ट, और ये जो है आपके सारे स्थायी पूंजीगत व्यय हो गए, आपके संदिग्ध दायित्व, इन सब का हम क्या मानेंगे, उनसे पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम हमारे क्या करेंगे, ऑडिट का काम स्टार्ट करेंगे। तो जब ये पहली स्टेज पूरी हो जाएगी, यानी कि जब हम नियोक्ता को निर्देश देंगे और वो कह देगा कि यस ये सभी चीज़ें तैयार है, तो हमारा जो सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा, अंकेक्षण कर्मचारी को भेजना। यानी कि अब देखो, अंकेक्षण जो अपॉइंट होगा वो एक व्यक्ति होगा, लेकिन सारा जो काम होता है वह व्यक्ति खुद नहीं करता, उसके जो असिस्टेंट होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं वो सारा काम करते हैं। तो जब वापस नियोक्ता से ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि हाँ ये सभी चीज़ें तैयार है, ये सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली है, आप ऑडिट काम शुरू कर सकते हैं, तब क्या करते हैं, हम हमारे अंकेक्षण अपने कर्मचारियों को भेज देता है ऑडिट का वर्क स्टार्ट करने के लिए। तो इस तरह से क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ऑडिटिंग वर्क की स्टार्टिंग हो जाती है, अंकेक्षण कार्य का प्रारंभ हो जाता है। अब ये तो बात हो गई शुरू करने की, ठीक है ना। ये जो
पूरा डिस्कशन हमारा हुआ है वो ऑडिट प्रोग्राम से रिलेटेड कंप्लीट हुआ है, क्योंकि देखो हमारा चैप्टर है ऑडिट प्रोग्राम एंड प्रोसीजर, यानी कि अंकेक्षण कार्यक्रम और एक कार्य प्रणालियों की हम बात कर रहे हैं। तो अब तक का जो हमारा डिस्कशन था इसका पार्ट ए, और अभी तक का जो डिस्कशन था वो ऑडिट प्रोग्राम से रिलेटेड था। अब हम बात करेंगे ऑडिट प्रोसीजर, कार्य प्रणाली की हम बात कर रहे हैं कि एक जब ऑडिट प्रोग्राम शुरू हो जाएगा तो क्या कार्य प्रणाली अपनाकर उसे कंप्लीट करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो अब बात कर रहे हैं अंकेक्षण कार्य प्रणाली की हम बात करेंगे। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब एक ऑडिटर का एम्प्लॉय अपना अंकेक्षण कार्यक्रम शुरू करता है, जब ऑडिटर का एम्प्लॉय अंकेक्षण कार्यक्रम शुरू करता है तो उसको किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए 3 मेथड वो फॉलो कर सकता है। पहला वो कर सकता है डिटेल चेक, यानी कि विस्तृत जांच कर सकता है, हर किसी चीज़ का पूरा डिटेल में डिस्कशन करे। ठीक है, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपकी कंपनी बहुत छोटी सी है, बहुत छोटा सा बिजनेस है, तो फिर भी डिटेल चेकिंग पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर होता है एक आपका दूसरा रूटीन चेकिंग, जिसको कहते हैं नैतिक जांच। रूटीन चेकिंग की हम बात करें, यानी कि डेली रूटीन बेसिस पे हम जो चेकिंग करते हैं। और फिर तीसरा होता है वो हमारा होता है टेस्ट चेकिंग, जिसको कहते हैं परीक्षण जांच। तो इन तीनों का मिला जुला रूप मिलाकर हमको क्या करनी पड़ती है, ऑडिट। देखो हर बिजनेस में कुछ ना कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां हमारे को डिटेल चेकिंग करनी पड़ती है, हम उसका एक भी आइटम छोड़ नहीं सकते। फिर रूटीन चेकिंग होती है जहां पे कुछ कर लिया, कुछ छोड़ दिया, किसी को करना है। फिर उसके बाद आता है आपका टेस्ट चेकिंग, यानी कि आपका ट्रांजेक्शन, आपके पास इतने सारे व्यवहार हैं, आपका बिजनेस इतना बड़ा है कि आपकी कंप्लीट चेकिंग करना क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करते हो, कुछ सैंपल उठाते हो और उन सैंपल के बेसिस पे क्या करते हो, अपनी ऑडिट का काम करते हो। तो इन 3 तरीके से करते हैं। एक होता है आपका डिटेल चेकिंग, विस्तृत जांच जिसे हम कहते हैं। फिर होता है आपका रूटीन चेकिंग, जिसे कहते हैं नैतिक जांच। और फिर होता है एक आपका टेस्ट चेकिंग, जिसे कहते हैं परीक्षण जांच। ये सब क्या है, हमारी कार्य प्रणालियां हैं। तो स्टार्ट करते हैं नैतिक जांच से। हम रूटीन चेकिंग की बात से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। इस रूटीन चेक, देखो डिटेल चेक में तो क्या होता है, हर चीज, हर आइटम का डिटेल में चेकिंग होता है। क्या जोड़ लगाई, कहाँ से आया, कैसे लेजर पोस्ट किया, क्या किया, क्या जनरल एंट्री बनी, क्या लेजर किया, कैसे बैलेंस निकाला, क्या पैसा देना बाकी है, क्या लेना बाकी है, क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया। हम उस आइटम की पूरी तह तक जाते हैं। जैसे अगर हमने कोई मशीनरी खरीदी तो सबसे पहले क्यों खरीदी, क्या हमें इसकी ज़रूरत थी, इसका इनवॉइस क्या है, हमने क्या ऑर्डर प्लेस किया, उससे जिससे हमने परचेस की उससे क्या आया, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, दूसरी जगह पर ये कितने में मिल रही है, इसकी क्या वैल्यू है। हम पूरा डिटेल। फिर जब मशीन आ जाती है तो रिसीव कब हुई, इसको लाने ले जाने में क्या खर्चे हुए, किस तरह से हुआ, किस तरह से इसको कैपिटलाइज किया, कैसे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्या करेंगे, पूरा डिटेल डिस्कशन उसकी तय में जाके करते हैं। ठीक है ना। तो लेकिन अब बात करें रूटीन चेकिंग की, हम यहाँ बात करें नैतिक जांच की, हम बात करें तो हमारे जो रूटीन चेकिंग होता है उसमें जो हमारा वर्क इंक्लूड होता है वो होता है आपका पहला जोड़ की जांच। यानी कि आप कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन उठा लेते हो जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं और फिर आप उसमें करते हो जोड़ की जांच, यानी कि आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हो कि आपने लेजर पोस्टिंग सही की, क्या उसकी जोड़ सही लगाई है। अगर वो अकाउंट एक से ज़्यादा पेजेस पे फॉरवर्ड हो रहा है तो पिछले पेज की टोटल आगे वाले पेज पे सही ढंग से लेकर गई है या नहीं गई है, लेजर पोस्ट सही किया है या नहीं है, उसका बैलेंस तलपट में सही किया गया है या नहीं, या तलपट का जो अमाउंट था वो फाइनल अकाउंट में सही हुआ है या नहीं। तो ये सभी कार्य इसमें इंक्लूड रहते हैं। देखो फ्रेंड्स, पहला होता है जोड़ की जांच, यानी आप क्या चेक करते हो, टोटल चेक करते हो। फिर दूसरा होता है खतौनी की जांच, यानी कि आपने जो जनरल एंट्री बनाई है और जो टोटल अमाउंट था वो सही से लेजर पोस्ट हुआ है या नहीं। फिर उसके बाद है कि आपने जो लेजर पोस्टिंग करी है, अगर वो एक से ज़्यादा पेज पे जा रहा है तो आपने पिछले पेज का जो शेष था उसको आगे वाले पेज पे सही से लेकर गए हो यानी नहीं हो। और फिर जो उसका लास्ट फाइनल बैलेंस था वो ट्रायल बैलेंस में सही से आया है कि नहीं आया। ये जो सारी हमारी चेकिंग होती है ये होती है रूटीन चेक के अंतर्गत। रूटीन चेक नैतिक जांच हम इसको कहते हैं, इसके अंतर्गत ये आती है। ये पूरा डिटेल डिस्कशन होता है किसी एक पर्टिकुलर आइटम के लिए। फिर कि अब ये नैतिक जांच का उद्देश्य क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसका पहला जो उद्देश्य है वो है आपकी गणितीय शुद्धता की जांच करना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन चेक करना है। फ्रेंड्स देखो, अगर आपका कोई बिजनेस है जिसमें एक ही जैसे ट्रांजेक्शन बार बार होते हैं, रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उसमें से आप कुछ ट्रांजेक्शन लेते हो और उनका पूरा ऐसे चेक करते हो, किस तरह से जोड़ लगी, कैसे लेजर पोस्टिंग हुई, खातों की जोड़
लेके गए कि नहीं ले आगे तल पर। तो इस तरह से आप जो दूसरे ट्रांजेक्शन है उस पर क्या कर सको, रिलाई कर सको कि हाँ ये सेम सारे एक जैसे ऐसे ट्रांजेक्शन है, तो इस तरह से हुई तो सही है। तो हमारा जो सबसे पहला इसका उद्देश्य जो ऑब्जेक्ट होता है रूटीन चेकिंग करने का, वो ये होता है कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो सही से की गई है या नहीं, यानी कि हम क्या करते हैं, गणितीय शुद्धता की जांच करते हैं। फिर अगला जो पॉइंट है वह है विशेष चिन्हों का प्रयोग करना। फ्रेंड, जब हम रूटीन चेकिंग करते हैं, ठीक है ना, जब हम रूटीन चेकिंग करते हैं तो रूटीन चेकिंग आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, जहां पर हमने चेकिंग की है या फिर जिस भी आइटम को या जिस भी ट्रांजेक्शन को हमने चेक कर लिया है वहां पर हम हमारा कोई स्पेशल मार्किंग कर देते हैं, ताकि संस्था के जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉय है, वो उस फिगर को दोबारा से बदल ना सके। हमारी चेकिंग करने के बाद क्या करते हैं, विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं, कोई स्पेशल मार्किंग वहां हम कर लेते हैं, जिससे संस्था के जो एम्प्लॉय है वो हमारे ऑडिट वर्क के पश्चात उस फिगर में कोई क्या कर सके, परिवर्तन ना कर सके। इसलिए विशेष चिन्हों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद बात करेंगे हम नैतिक जांच के गुण, यानी कि हमारा जो कंटिन्यू चेकिंग है, रूटीन चेकिंग जो है, रूटीन चेकिंग के गुण की हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या उसके गुण हैं। तो सबसे पहला है कि सरलता, इजी है कि आपको क्या करनी है, सिर्फ जोड़ चेक करनी, खतौनी चेक करनी। तो कोई भी एक सामान्य आपका जो फ्रेंड्स जो अंकेक्षण के कर्मचारी होते हैं वो दो होते हैं, एक होते हैं आपके जूनियर और एक होते हैं आपके सीनियर। तो जूनियर जो होता है वो भी ये काम कर सकता है, ईजी होता है बिल्कुल, क्योंकि जस्ट आपको चेकआउट करना होता है कि आपके जो वाउचर बिल वगैरह है उसको सही से सब कुछ किया गया है, नहीं तो बिल्कुल ईजी है। फिर है कि अंतिम जाँच का आधार है, लेकिन ये जो बेसिस है वो किसका बेस बनता है, आपके लास्ट आप जो रिपोर्ट देते हो, फाइनल चेकिंग जो करते हो, उसका पूरा क्या बनता है, आधार बनता है। फिर उसके बाद एक गणितीय संबंधी शुद्धता का विश्वास, यानी कि आपको ये विश्वास हो जाता है कि सारे ट्रांजेक्शन में जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुई है, जो गणितीय हमने अंक गणितीय जो करी है, जोड़ बाकी वगैरह हमने जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है, गणना की है, वो सभी क्या है, सही है, इसका हमको विश्वास हो जाता है। फिर उसके बाद एक खतौनी की शुद्धता की जांच करना, यानी कि लेजर पोस्टिंग सही से की गई है। फिर उसके बाद एक साधारण छल कपट का प्रकट हो जाना, यानी कि नॉर्मल वे में अगर कोई फ्रॉड या एरर हुई होती है तो वो क्या हो जाती है, वो पकड़ में आ जाती है इस रूटीन चेकिंग के दौरान। फिर उसके बाद है अंक परिवर्तन का पकड़ में आना, क्योंकि देखो हम यहाँ पे मेन हमारा मोटिव होता है गणितीय शुद्धता की जांच करना। हम यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे फोकस करते हैं, तो अगर अंकों में कोई हेरा फेर हुआ होता है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, वो हमारी पकड़ में आ जाती है। तो ये हमारे नैतिक जांच के गुण थे जिसको हमने डिस्कस किया है। चलते हैं नैतिक जांच के दोष, कि अब देखो हर चीज़ का कोई फायदा होता है तो कोई न कोई नुकसान भी होता है। तो नैतिक जांच के ये गुण हैं। तो अब इसके साथ साथ इसके दोष क्या है, हम बात करते हैं दोष की। तो इसमें जो पहला दोष है वो है यंत्रवत, यानी मशीनरी। अब सामान्य कोई भी व्यक्ति करता है उसको मशीन जैसे काम करना चाहिए है, सही इसकी जोड़ लगाई है, खाते में सही लिखा है, खाते की जोड़ सही लगाई है, ट्रायल बैलेंस में सही लेके गए, जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस है वही फाइनल अकाउंट में है क्या है, ये जो एक पूरा है वो मशीनरी प्रोसेस होता है। तो जो इसको काम करने वाला जो व्यक्ति है वो इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता, उसका इंटरेस्ट नहीं लगता, ठीक है ना। अब आपको मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना, अगर आपको मैं पढ़ा दूँ, ये मेरी स्लाइड और मैं आपको यहाँ मेरा कर्सर एक जगह हो गया और मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ नैतिक जांच के दोष यंत्रवत होते हैं, चतुराई से किए गए छल कपटों का पता नहीं लगता है, सैद्धांतिक अशुद्धियों का ज्ञान नहीं होता है। तो आप बिल्कुल ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है, कौन भाषण दे रहा है या फिर कौन प्रवचन दे रहा है, हो सकता है आपको नींद ही आ जाए। तो ये जो इस तरह से यंत्रवत काम हो जाता है नैतिक जांच के दौरान, तो जो इस कार्य को करने वाला व्यक्ति है, यानी कि जिस तरह से अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं आपको एज ए मशीनरी कंप्यूटर की तरह से रीडिंग करती जाऊंगी तो आप मुझ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लोगे, आपको शायद समझ में भी ना आए, हो सकता है आपको नींद ही आ जाए, ठीक है ना। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरा पढ़ाने का तरीका इफेक्टिव लगता है, अच्छा लगता है, तो आप मेरे इन लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि मुझे अपना मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आप लोगों के लिए और नए नए लेक्चर लेकर आती रहूँ। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ऑडिटिंग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। अगर आप इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अकाउंटेंसी के कैरियर फील्ड में, तो ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही काम आएगा। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स क्योंकि ये एक नया चैप्टर है ना, अकाउंट्स हम 11th से अकाउंट्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से सब कुछ बिजनेस हम उसमें पढ़ा है, लेकिन ये ऑडिटिंग जो है हमारा डायरेक्ट फाइनल ईयर में आया है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। तो आपको बहुत इंटरेस्ट से इसको पढ़ना चाहिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से मैं आपको बता रही हूँ। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपका कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो मैं आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगी, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है आप उसको ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ फाइल मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। आप उन्हें मैसेज करें कि ये वाली पीडीएफ फाइल चाहिए, तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ फाइल प्रोवाइड हो जाएगी नोट्स की। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे नैतिक जांच की, दोष की हम बात कर रहे थे। मशीनरी की कोई भी साधारण व्यक्ति होता ना, उसको ये काम बता देते, अच्छा पहले जोड़ चेक करना, फिर खाते में सही से पोस्ट हुआ है या नहीं उनको चेक कर लीजिए, वहाँ पर जोड़ सही लगाई है या नहीं। आगे से जब एक पेज से दूसरे पेज पर कोई जो लेकर जा रहे हैं कैलकुलेशन को, तो वो सही हुआ है या नहीं, ट्रायल बैलेंस में उसका सही बैलेंस आया नहीं, या फाइनल अकाउंट में जो बैलेंस है वो सही आया नहीं। फ्रेंड्स देखो, ये सारी चीज़ें ना वो अब आज के दौर में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ना, आज के दौर में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका रीज़न है क्योंकि आजकल जितनी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट होता है वो सभी अपनी वर्किंग कंप्यूटर पे करते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे टैली हो गया, बीजी हो गया, जीनस हो गया, या जो भी सॉफ्टवेयर वो यूज़ करते हैं, तो फ्रेंड्स एक जगह जब आपने एंट्री डाल दी ना तो वो ऑटोमेटिक सारी जगह कैलकुलेशन अपने आप हो जाती है। तो इस तरह की गड़बड़ होने का तो आज के प्रेजेंट सिचुएशन में कोई है ही नहीं। क्योंकि देखो पहले क्या होता था ना कि सब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन करते थे, फिजिकल फॉर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती थी, तो ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते थे। लेकिन अब ऐसा होने के चांस बिल्कुल न के बराबर है, क्योंकि सारा काम कहाँ होता है, कंप्यूटर में होता है। आप कोई अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो और सॉफ्टवेयर के अंदर आपने जनरल एंट्री में जहाँ पे जो अमाउंट डाला ना उसी से वो सब जगह अपने आप चला जाएगा, लेजर पोस्टिंग अपने आप हो जाएगी, टोटल अपने आप लग जाएगी, बैलेंस अपने आप निकल जाएगा, फाइनल अकाउंट में भी अमाउंट सीधा सीधा क्या होगा, अपने आप चला जाएगा। तो ऐसा आजकल नहीं होता है। ये पहले के ज़माने की बात है जब सारे डॉक्यूमेंट्स क्या होते थे, फिजिकली रखने पड़ते थे, तब की ये बात है। फिर उसके बाद है कि चतुराई से किए गए छल कपट का पता नहीं लगता, यानी कि किसी अकाउंटेंट ने बिल्कुल प्लानिंग के साथ फ्रॉड करने का बनाया हुआ है कि हमारे को इस तरह से हो, तो वो कभी भी इस रूटीन चेकिंग में पकड़ में नहीं आता है। उसके लिए क्या करनी पड़ती है, डिटेल चेकिंग करनी पड़ती है। फिर उसके बाद है सैद्धांतिक अशुद्धियों का ध्यान नहीं। सैद्धांतिक अशुद्धियाँ फ्रेंड्स अगर आपको पता होगी, आपने रेक्टिफिकेशन और एरर अशुद्धि सुधार नामक हमारा जो चैप्टर होता है अकाउंट्स में, अगर उसको पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सैद्धांतिक अशुद्धियाँ क्या होती है। फ्रेंड्स सैद्धांतिक अशुद्धियाँ वे अशुद्धियाँ होती है जिससे तलपट पे योग पर कोई प्रभाव नहीं, यानी कि आपका जो ट्रायल बैलेंस के जो डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल है ना वो मिल जाएगी, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वो सैद्धांतिक रूप से गलत होती है। कैसे होती है, जैसे आपने किसी मशीन को परचेज किया, यानी कि आपने कोई कैपिटल एसेट्स परचेज की, तो आपको एंट्री करनी थी, माना कि आपने कोई मशीन परचेज की, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर आपने उसको नकद या बैंक से परचेज किया है तो टू बैंक, लेकिन आपने उसको कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो फ्रेंड्स डेबिट और क्रेडिट अमाउंट में कोई फर्क नहीं होगा, आपका ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, फाइनल अकाउंट में मिल जाएगा। लेकिन ये आपकी क्या है, यहाँ पे सैद्धांतिक अशुद्धि इसको कहते हैं। तो सैद्धांतिक अशुद्धि का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि एक तो इसको सामान्य व्यक्ति करता है और मशीनरी प्रोसेस है, तो ये चीज़ ध्यान में नहीं रहती है। फिर उसके बाद है कि घटिया किस्म का काम। देखो घटिया किस्म का काम मैंने आपको बताया ना कि कंटिन्यू ऐसा करना, तो ये इस काम में कोई अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, कोई क्रिएटिविटी नहीं आती, तो ये लगता है कि घटिया किस्म का काम है। तो ये था हमारा पूरा रूटीन चेकिंग की हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे परीक्षण जांच टेस्ट चेक की। हम बात कर रहे हैं कि पहले मैंने आपको बताया टेस्टिंग के 3 तरीके, एक होता है आपका डिटेल चेकिंग, फिर होता है आपका रूटीन चेकिंग, और एक होता है आपका टेस्ट चेक। तो अब हम बात कर रहे हैं टेस्ट चेक, यानी कि परीक्षण जांच की। हम बात करें कि प्रत्येक व्यवहार की जांच ना करके कुछ चुने हुए व्यवहारों की जांच करना, यानी कि आपके पास बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना, बहुत सारे ट्रांजैक्शन है आपके पास, ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक ट्रांजैक्शन को चेक करो। तो आप उसमें से क्या करते हो, कुछ सैंपल उठा लेते हो, ठीक है ना, कुछ सैंपल उठा लेते हो, उन उठाए हुए सैंपल की क्या कर लेते हो, चेकिंग कर लेते हो। और अगर उस चेकिंग के दौरान जब आप अपने सैंपल की चेकिंग कर रहे हो और उस सैंपल की चेकिंग में आपको लगता है कि यहाँ कोई ना कोई मिस्टेक है, तो आप उस जगह पे जाके अपनी चेकिंग को क्या कर सकते हो, डिटेल्ड कर सकते हो। वहाँ पे आप अपने एनटीई को बढ़ा सकते हो, यानी कि उसका नेचर टाइम को क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये होता है आपका टेस्ट चेकिंग। अब इसको पढ़ते हैं पूरा डिटेल में कि क्या है, ये क्या बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ बात कर रहे हैं परीक्षण जांच टेस्ट चेकिंग की। हम बात कर रहे हैं कि कुछ चुने हुए व्यवहारों की क्या होती है, यहाँ पे जांच होती है, और परीक्षण की सीमा निर्धारित करने वाले सिद्धांत, यानी कि आपका स्कोप क्या रहेगा। जब आप टेस्ट चेक करोगे तो आपका स्कोप क्या रहेगा, किस बेसिस पे आप करोगे। तो सबसे पहला है कि मदों का महत्व, यानी कि आप जिस ट्रांजेक्शन की चेकिंग कर रहे हो वो उस फाइनल अकाउंट के लिए या उस बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट आइटम है, उसका पहले डिसाइड करेगा। फिर होता है कुछ खातों की
सापेक्षिक जोखिम, यानी कि जो अकाउंट अपने नेचर से ही बहुत ज़्यादा रिस्क वाले होते हैं, जैसे आपका कैश हो गया, बैंक हो गया, ऑलरेडी लगता है कि जहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर आप टेस्ट चेकिंग क्या होता है, नहीं होता है। फिर आपका तीसरी बात आती है आंतरिक नियंत्रण। अगर किसी संस्था का आंतरिक नियंत्रण, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत ही अच्छा है, अगर किसी संस्था, कंपनी या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट वर्क कर रहे हो, अगर वहाँ का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत ही अच्छा है, तो आप क्या कर सकते हो, टेस्ट टेकिंग पे रिलाई कर सकते हो, परीक्षण जांच पे अपनी सीमा निर्धारित कर सकते हो। लेकिन अगर वहाँ का आंतरिक नियंत्रण ही अच्छा नहीं है तो आपको हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़े, या अपने जो सैंपल है उनकी सैंपल की सीमा को क्या करना पड़े, बढ़ाना पड़े। फिर ये डिपेंड करता है कि आपके व्यवसाय का आकार, आपके बिजनेस का साइज कैसा है। अगर आपके बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है तो आपको टेस्ट चेकिंग करनी ही करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपके बिजनेस का साइज छोटा है तो हो सकता है सारे ट्रांजेक्शन क्या हो जाए, वो आपके चेक हो जाए। फिर है आपका संदिग्ध व्यवहार, यानी कि कंटिजेंसी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर कोई संदिग्ध व्यवहार है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में जाके चेक करना पड़ेगा, उस पर आप टेस्ट चेकिंग को अप्लाई नहीं कर सकते। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं ये प्रमाणकों की विश्वसनीयता, यानी कि आपकी जो वाउचर बनाए जाते हैं, बिजनेस में जो वाउचर बनाए जाते हैं वो कितने रिलायबल है या कितने विश्वसनीय, यानी कि जब प्रमाणक बनाए जाते हैं, जब वाउचर का निर्माण किया जाता है तो किस तरह से बनाया जाता है। आपने देखा, मतलब आप जब ऑडिट के लिए जाते हो और वहाँ पर देखते हो कि जब कोई नया वाउचर बनता है तो उसकी साइनिंग अथॉरिटी किसके पास है, कितनी राशि तक का वाउचर कौन व्यक्ति पास कर सकता है, क्या सारी अथॉरिटी अकाउंटेंट के पास है, क्या मैनेजमेंट के पास जाता है, या फिर जो व्यक्ति पेमेंट करता है वही दे सकता है, क्या उसकी विश्वसनीयता है। उसके आधार पर हम क्या करेंगे, हमारी टेस्ट चेकिंग को करेंगे कि हमारे प्रमाणक हैं वो कितने रिलायबल हैं। अगर आपके प्रमाणक, हाँ पता है आपको कि यहाँ वाउचिंग बहुत अच्छे से होती है, उस पर प्रॉपर साइन किए हुए हैं, जिसने पेमेंट किया है उसके किए हुए हैं, वो ऑथोराइज्ड है, और जिसने पेमेंट रिसीव किया उसके भी सिग्नेचर है, तो हमारी एंट्री को हम क्या मानेंगे, रिलायबल मानेंगे। फिर है कि हमारे जांच का उद्देश्य क्या है। देखो, हम जिस पर्टिकुलर, अगर हम सिर्फ स्टेटरी ऑडिट करें और हमारा रिपोर्ट देना है तो हो सकता है कि हम टेस्ट चेकिंग पे रिलाई कर ले, लेकिन हमने तो ऑडिट का काम ही इसलिए किया है क्योंकि कोई दो कंपनी है वो आपस में मर्जर हो रही है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना चाहती है, तो हमारे को क्या करनी पड़ेगी, डिटेल चेकिंग करनी पड़ेगी, तब हम टेस्ट चेकिंग के ऊपर नहीं जा पाएंगे। फिर उसके बाद ये प्रबंधकों की ख्याति की, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है और उनकी गुडविल कैसी है। गुडविल से मीन्स यहाँ पर ये कि उनका काम करने का तरीका, या वो किस तरह के व्यक्ति हैं, किस तरह से काम करते हैं, क्या हमेशा उन पर पॉजिटिविटी का मार्केट है, अगर उन पर कभी नेगेटिव मार्क हुआ है तो हमारी चेकिंग हुई वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर हमेशा से ये रहा है कि ये मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम करता है, कोई गलती इन्होंने नहीं की, तो हम टेस्ट चेकिंग पे रिलाई कर सकते हैं। लेकिन आपको तो पता है कि इन मैनेजमेंट ये जब पहले दूसरी कंपनी में थे वहाँ ही बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, तो आप अपनी टेस्ट चेकिंग को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। फिर है आपका पूर्व अनुभव, अगर आप उसी तरह की कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम करते हो तो आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो क्या होगा, काम आएगा कि भाई इस तरह से इनका सैंपल लिया जा सकता है, यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या गलती होने के चांसेस ज़्यादा है, तो यहाँ पे डिटेल चेकिंग कर लिया जाए। और ये तो सिंपली ट्रांजेक्शन होते हैं, यहाँ पे क्या होगा, टेस्ट चेकिंग से भी काम चल जाएगा। फिर उसके बाद नमूने का प्रतिनिधि होना, यानी कि आप जो अपना सैंपल उठाओगे वो सैंपल ऐसा होना चाहिए कि वो पूरे समग्र का क्या करे, प्रतिनिधि करे, ठीक है ना, पूरे समग्र का प्रतिनिधि करे। आपका सैंपल ऐसा होना चाहिए जो एज अ होल क्या करे, उसको प्रेजेंट करें। फिर उसके बाद इस संस्था की नियमावली, यानी कि अगर आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो वहाँ का जो अंतर नियम हो गए, सीमा नियम हो गए, जो आपके आर्टिकल्स हैं, जो मेमोरेंडम है, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद है प्रत्येक कर्मचारी के काम की जांच, यानी कि हर व्यक्ति, हर कर्मचारी के आपको काम की जांच करनी है। ऐसा नहीं है कि आपकी संस्था में इतने सारे कर्मचारी करने हैं, आपने सिर्फ एक दो डिपार्टमेंट को देखा और बाकी को छोड़ दिया, कोई इशू नहीं। आपको क्या होना चाहिए, सभी कर्मचारी के कार्य की जांच आपके उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। फिर उसके बाद इस परीक्षण लाभ, यानी कि जो हमारी टेस्ट चेकिंग है उसके क्या प्रॉफिट है, उसकी बात कर रहे हैं कि क्या क्या लाभ है। तो सबसे पहला जो हमारा लाभ है वो है समय की बचत। देखो, क्योंकि हम सारे ट्रांजेक्शन को यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते, 100% चेकिंग नहीं होती है तो टाइम तो क्या होता है, बच ही जाता है, यानी कि समय की बचत होती है। फिर है दूसरा आपका सही परिणाम। मोस्टली ये ऐसा होता है कि आपके टेस्ट चेकिंग से जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम होगा वो क्या होता है, सही होता है। शक्ति का अनियंत्र उपयोग होना, यानी कि अब देखो, अगर आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का ऑडिट कर रहे हो, ठीक है ना, अब आप जैसे वहाँ पर हो गया फीस रिसिप्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपने देखा कि फीस रिसिप्ट का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सही है,
आती है, स्टूडेंट्स फीस लेकर अपने कैश काउंटर पे जमा आता है, फिर उसको उसकी रसीद दी जाती है और वहाँ पे सारा बैंक में होता है, तो बैंक में वो डिपॉजिट हो जाती है और फिर इस तरह से उसकी एंट्री होती है, यानी कि वो बिल्कुल सही है। अब इतने सारे ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करने से बजाय आपने कुछ सैंपल चेक कर लिए, ठीक है, फिर आपने अपना वही जो आपका पावर था वो ऐसी जगह पे लगाया जहाँ पे आपको लगता है कि रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, जहाँ आपको 100% चेकिंग करने की ज़रूरत है। अगर आपने वहाँ ये लगाया तो आपके पावर का क्या होगा, सही जगह पे यूज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद है कि बड़े व्यवसाय में भी अंकेक्षण कार्य की शीघ्र समाप्ति। देखो, जब हम टेस्ट चेकिंग से काम करते हैं तो हमारा जो काम है वो क्या होता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, यानी कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और अगर हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेस्ट चेकिंग से काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हो सकता है क्या, देखो जब हम सारा नहीं करेंगे और टेस्ट चेक करेंगे तो काम तो जल्दी खत्म होगा ही होगा। फिर उसके बाद है आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का महत्व बढ़ जाना। देखो, टेस्ट चेकिंग तभी इफेक्टिव होती है जब वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा हो। अगर किसी संस्था का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा है तो आप टेस्ट चेकिंग पर क्या कर सकते हो, पूरा रिलाई कर सकते हो, ठीक है ना। आप उस पर अपनी राय कायम कर सकते हो और बता सकते हो कि क्या यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा है। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रणाली का महत्व बढ़ जाता है कि जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है वहाँ पे आप टेस्ट चेकिंग करके अपनी ऑडिट के काम को क्या कर सकते हो, जल्दी से ख़त्म कर सकते हो और सही रिजल्ट क्या कर सकते हो, दे सकते हो। फिर उसके बाद बात करते हैं परीक्षण जांच के दोष, यानी कि देखो सभी के कुछ गुण लाभ होते हैं तो क्या होते हैं, साथ में दोष भी होते हैं। अब देखो, त्रुटियों एवं कपट का छिपा रह जाना। आप टेस्ट चेकिंग के लिए आपने जो सैंपल उठाया वो सैंपल तो सही था, लेकिन जो छूटा उसमें ही कोई मिस्टेक थी, तो आपके छल और कपट है वो आपको कभी प्रकट में नहीं आएंगे। फिर उसके बाद है जांच का विश्वसनीय न होना। देखो, अब आपने जब 100% चेकिंग ही नहीं की तो हम कैसे मान लें कि सारी जो बात है वो सही है, रिपोर्ट सही है। अंकेक्षण का उत्तरदायी बढ़ जाना। देखो, अंकेक्षण ने अपने काम को कम करने के लिए वो टेस्ट चेकिंग करता है, तो उसके काम के कम चक्कर में ऐसा नहीं, अंकेक्षण कभी भी यह नहीं बोल सकता कि मैंने टेस्ट चेकिंग की तो मेरी लायबिलिटी नहीं आएगी। उसका उत्तरदायी उतना ही रहेगा, चाहे वो टेस्ट चेकिंग करे या चाहे वो डिटेल चेकिंग करे। फिर है व्यवसाय के कर्मचारियों का असावधान होना, यानी कि जो एम्प्लॉय होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, वो हो जाते हैं कि ठीक है ना, ये तो पूरी चेकिंग ही नहीं करते। वो कहता है कि ये जो ऑडिटर है तो टेस्ट चेकिंग पे फेथ कर लेते हैं, पूरा चेक ही नहीं करते, तो वो असावधान हो जाते हैं। फिर है कि कुचक्र का कायम हो जाना, यानी कि जो संस्था के कर्मचारी वो देख लेते कि अच्छा ऐसे सैंपल निकालते हैं ना, उनको जब एक बार आइडिया हो जाता है कि हमारा जो ऑडिटर है वो इस तरह से सैंपल निकाल के चेकिंग कर लेता है, तो जिन पे वो सैंपल निकालता है एक बार उसको जब आइडिया मिल जाता है तो उन एरिया पे फोकस करके उनको सही कर लेता है। अगर कोई फ्रॉड या मिस्टेक करनी होती तो वो क्या कर लेता है, दूसरी अदर जगह पे उसको कर लेता है, तो क्या हो जाता है, कुचक्र कायम हो जाता है। अब ये अगला जो टॉपिक है हमारा वो है परीक्षण जांच एवं अंकेक्षण का उत्तरदायित्व की बात करें कि अगर देखो टेस्ट चेकिंग करते हैं ना, परीक्षण जांच और अंकेक्षण के उत्तरदायित्व की बात करें कि अगर आपने टेस्ट चेकिंग की है तो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो केवल काम को कम कर सकती है लेकिन दायित्व को नहीं। यानी कि इससे से आपका जो वर्क लोड है, काम है, वो तो कम हो जाएगा, लेकिन आप कभी भी ये नहीं कर पाओगे, अपनी रिपोर्ट में आप ऐसा नहीं लिखोगे कि हमने टेस्ट चेकिंग की थी तो हमारा दायित्व है जो वो क्या है, कम है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि देखो आप चाहे टेस्ट चेकिंग करो, चाहे डिटेल चेकिंग करो, चाहे रूटीन चेकिंग करो, आपकी लायबिलिटी तो अपने वर्क के प्रति क्या है, वो पूरी रहेगी ही रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये था डिस्कशन ऑडिट प्रोसीजर के बारे में, जिसको हमने आज पूरा डिस्कस किया कि क्या रूटीन चेकिंग होती है, क्या टेस्ट चेकिंग होती है, क्या डिटेल चेकिंग होती है और ऑडिट कार्यक्रम की हम शुरुआत कैसे करते हैं, इसको हमने पूरा आज डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम आने वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अभी बहुत ख़राब सिचुएशन है, आप बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकले, स्टे होम, स्टे सेफ। तो मिलते हैं आने वाले भाग में, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आने वाले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।